नमस्ते विद्यार्थियों, हम 12वीं क्लास में चलने वाली पुस्तक है मानव भूगोल का तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, जो विश्व जनसंख्या से संबंधित अध्याय है। इस अध्याय में इससे पहले हमने विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पाया कि पिछले 350 वर्षों में विश्व की जनसंख्या उच्च दर से बढ़ रही है और पिछले 50 वर्षों की बात करें तो विश्व जनसंख्या में बहुत अधिक तीव्र गति से वृद्धि हुई है, जिसके कारण कुछ देशों में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है। अर्थात कौन कौन से हैं वो कारक जिनकी वजह से विश्व जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पढ़ेंगे हम जनसंख्या वृद्धि के कारक, अर्थात जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारकों के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो कारक है मृत्यु दर में गिरावट। पहला कारक कौन सा है? मृत्यु दर में गिरावट, अर्थात मृत्यु दर में कमी आ रही है, ठीक है ना, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ रही है। देखो, इससे पहले एक वीडियो डाला था मैंने, उसमें जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर के बारे में बताया था, वास्तविक वृद्धि दर के बारे में बताया था, निरपेक्ष वृद्धि दर के बारे में बताया था, दशकीय वृद्धि दर के बारे में बताया था और वार्षिक वृद्धि दर के बारे में बताया था। तो प्राकृतिक वृद्धि दर में मैंने आपको बताया था कि किसी क्षेत्र, देश या प्रदेश की प्राकृतिक वृद्धि दर जन्म और मृत्यु दर के अंतर से ज्ञात की जाती है। अर्थात कोई क्षेत्र है, उसका जन्म दर है वो मान लीजिए है 40 और मृत्यु दर है वो है 35। अंतर कितने गया? 5 का। दूसरा प्रदेश है ये ए और दूसरा प्रदेश ये वाला बी, यहां जन्म दर है 40 और मृत्यु दर है 10। मृत्यु दर कितनी है? 10। अंतर कितने का आ गया? 30 का आ गया। तो यहां तो मृत्यु दर क्या है? उच्च है, और यहां मृत्यु दर क्या होगी? निम्न। 35 से कितनी आ गई? 10 आ गई। मृत्यु दर क्या होगी? निम्न। और मृत्यु दर निम्न होने के कारण अंतर बढ़ गया। अंतर बढ़ने से क्या हो गया? जनसंख्या बढ़ गई। समझ गए क्या? कहता है मृत्यु दर में गिरावट आई है, जिसके कारण विश्व जनसंख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन मृत्यु दर में गिरावट किसके कारण आई है? स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के कारण विभिन्न रोग और महामारियों पर नियंत्रण हुआ है, जिसकी वजह से विश्व जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है। दूसरा कारक है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। कहता है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति के लिए गहन कृषि पद्धति को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? गहन कृषि पद्धति को। गहन कृषि पद्धति को अपनाया गया। गहन कृषि पद्धति को अपनाया गया। आप कहेंगे सर गहन कृषि पद्धति कौन सी है? यह कि कृषि की ऐसी पद्धति है जिसमें कम भूमि पर ही अधिक उत्पादन किया जाता है। कम भूमि पर ही अधिक उत्पादन किया जाता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए उस कृषि में आवश्यक जल की पूर्ति सिंचाई द्वारा की जाती है। जब वर्षा द्वारा आवश्यक जल की पूर्ति नहीं हो पाती तो सिंचाई के साधनों की व्यवस्थाएं की जाती हैं। उन्नत खाद और बीज डाले जाते हैं ताकि फसल उत्पादन बढ़े। इसके साथ साथ फसल चक्र अपनाया जाता है और वैज्ञानिक विधि द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है ना, जिसका परिणाम क्या हुआ? कृषि उत्पादन बढ़ा। गहन कृषि पद्धति से क्या हुआ? कृषि उत्पादन बढ़ा है। और कृषि उत्पादन बढ़ने से क्या हुआ? अकाल जैसी महामारियां, यानी अकाल जैसी विपदाएं आती थी ना, उनसे निजात मिला है, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ी है। पहले अधिकांश जनसंख्या थी, अकाल, बाढ़ और महामारियों के कारण मृत्यु दर में वृद्धि हो जाया करती थी, अर्थात मरने वालों की संख्या अधिक हो जाती थी। लेकिन अकाल पर नियंत्रण पाया किसके कारण? गहन कृषि पद्धति के कारण। ठीक है ना। तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या हो गया? खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। तीसरा कारण देखें हम, औद्योगिक विकास। कहता है औद्योगिक विकास के साथ साथ उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि होती है, जैसे खनन है, उद्योग है, परिवहन है, संचार है, व्यापार है। ठीक है ना। और उनमें भी रोजगार के अवसरों का सर्जन होता है, अर्थात उनमें भी श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण लोगों को रोजगार मिलता है और रोजगार मिलने से उनको आय बढ़ती है और जीवन स्तर ऊंचे होता है, खरीदने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है ना। स्वस्थ जीने लगता है, और जिसके कारण मृत्यु दर में क्या आई है? कमी आई है, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ी है।
वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण विभिन्न भौतिक साधनों का विकास हुआ है, जिनका उपयोग कर मनुष्य का जीवन आरामदायक हुआ है, जिसके कारण मृत्यु दर में कमी आई है और जनसंख्या बढ़ी है। शांति और सुरक्षा। विश्व जनसंख्या वितरण में हमने पढ़ा था कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि में शांति और सुरक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात किसी क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं तो वहां जनसंख्या बढ़ जाती है, बशर्ते वो चाहे बाहर से आए चाहे जनसंख्या वहीं की हो। और शांति और सुरक्षा नहीं पाई जाती वहां जनसंख्या कम पाई जाती है। पढ़ रहे हैं हम क्या, जनसंख्या वृद्धि के कारक पढ़ रहे हैं। अगला है प्रवास। बड़ा प्रवास में दो स्थान होते हैं, एक वो स्थान जहां मनुष्य पहले रहता था, दूसरा वो स्थान जहां चला गया। एक ये वाला स्थान ए जहां पहले रहता था, दूसरा कौन सा हो गया बी, यहां से व्यक्ति यहां गया है। तो ये तो हो गया बेटा क्या, उद्गम। कौन सा स्थान हो गया, उद्गम। और ये कौन सा हो गया, गंतव्य। ठीक है ना। तो उद्गम स्थान से जनसंख्या किस तरफ जाती है, गंतव्य स्थान की ओर जाती है। अर्थात यूरोप की जो जनसंख्या थी, हमने पढ़ा यूरोप की जो जनसंख्या थी वो कहां चली गई, अमेरिका, यानी अमेरिका की तरफ स्थानांतरित होगी, जिसके कारण अमेरिकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है ना, पढ़ा भी था हमने। अमेरिका की अधिकांश जनसंख्या यूरोपियन आप्रवासियों के आ जाने से बढ़ी है। ठीक है ना, आप्रवासी वो होते हैं जो आ जाते हैं। ये है बेटा विश्व जनसंख्या वृद्धि के कारक। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बुक्स खोलते हैं, पढ़ते हैं, जो कुछ भी मिलता है जनसंख्या वृद्धि के कारक उनको याद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रश्न कुछ और आता है। प्रश्न आता है विश्व में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, उसके लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करें, तो ये कारक लिखेंगे। अच्छा, आप प्रश्न आता है विकासशील देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, कारक लिखें, तो ये कारक लिखेंगे, नीचे वाले कारक लिखेंगे ना, मैं बताऊंगा कौन कौन से कारक हैं। प्रश्न आता है कि भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, तो उसके लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें, तो ये वाले कारक लिखेंगे। कौन कौन से मैं बताऊंगा। देखो, पहला है अशिक्षा। कहता है आज भी अगर संपूर्ण भारत की औसत साक्षरता को हम देखते हैं तो लगभग 23% जनसंख्या अशिक्षित है। ठीक है ना, जो बड़े परिवार के नुकसान और छोटे परिवार के फायदों को नहीं जानती है, जिस कारण जनसंख्या बढ़ रही है। और दूसरा है रूढ़िवादी विचारधारा। विचारधारा कैसी है, रूढ़िवादी है। पहला कौन सा था, अशिक्षा। दूसरी है रूढ़िवादी विचारधारा, परंपरागत विचारधारा। ठीक है ना, हमारे यहाँ भारत में रूढ़िवादी विचारधाराएं पाई जाती हैं। ठीक है ना, कौन सी विचारधाराएं पाई जाती हैं, रूढ़िवादी विचारधाराएं पाई जाती हैं, जिसके कारण परिवार नियोजक कार्यक्रमों को अपनाने से संकोच करते हैं। ठीक है ना, और जिसके कारण जनसंख्या बढ़ रही है हमारे यहाँ। पुत्र प्राप्ति की चाह, परंपरागत विचारधारा की तरह से विचारधारा और पुत्र प्राप्ति की चाह हमारे यहाँ भारत में पितृ प्रधान समाज पाया जाता है। कौन सा समाज पाया जाता है, पितृ प्रधान समाज पाया जाता है। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यों में पुरुष की प्रधानता होती है। इसके साथ साथ रूढ़िवादी विचारधाराएं ये भी हैं कि वंश चलाने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है, अर्थात पुत्र का होना अनिवार्य होता है, जिसके कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में जनसंख्या बढ़ जाती है, अर्थात लड़कियों का जन्म हो जाता है, जनसंख्या बढ़ जाती है। समाज में महिलाओं की अपेक्षित स्थिति है ना, पितृ प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं की अपेक्षित स्थिति है। शादी उपरांत महिलाओं को सिर्फ मनोरंजन का साधन माना जाता है और जनसंख्या बढ़ जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा, कौन सी प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा। हमारे यहाँ आज भी बहुत सारे समाजों में संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है ना। संयुक्त परिवार प्रथा का तात्पर्य है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो समूह में रहते हैं, एक जगह रहते हैं, उनका रहन सहन खान पान एक जगह ही संपन्न होता है। और उस परिवार में जो सबसे वृद्ध जो व्यक्ति है, या यूं कहें परिवार का जो मुखिया है, उसका दायित्व होता है, किसका दायित्व रहता है, परिवार को चलाने का। अर्थात बच्चे के मम्मी पापा का कोई दायित्व नहीं रहता अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अर्थात वो आश्रित किस पर है, परिवार पर है, इसीलिए जनसंख्या बढ़ जाती है। ये थी जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या की समस्याएं। क्या पढ़ेंगे,
जनसंख्या की समस्याएं बढ़ेंगे। ध्यान दें भाई, पढ़ रहे हैं हम जनसंख्या समस्याएं। पहला कारक है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कि हमने जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति में पाया कि विश्व की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जो अपने आप में एक समस्या है। और इस समस्या के कारण गरीबी, दरिद्रता, बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अर्थात जनसंख्या वृद्धि अपने आप में एक समस्या है जो बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है। जिस तरह से विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, उस दर से विश्व में जो संसाधन है उनका विकास नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि अपने आप में क्या है, समस्या है। दूसरा कारक है प्राकृतिक संसाधनों पर भार। कहता जिन प्राकृतिक संसाधनों पर विश्व जनसंख्या आश्रित है, वो प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और समाप्य हैं। प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं? सीमित हैं और कैसे हैं? समाप्य। समझ रहे हैं क्या? समाप्य, जिनको एक बार काम में लेने के बाद में खत्म हो जाते हैं, उन संसाधनों को कहते हैं समाप्य संसाधन। कहता निश्चित उनकी मात्रा है, सीमित है और वो समाप्य हैं। अगर उनका इसी दर से उपयोग होता चला गया ना, तो निकट भविष्य में वो प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे। इसलिए प्राकृतिक जो संसाधन है उन पर जनसंख्या का भार बढ़ रहा है। अगला कारक है प्रकृति और मानवीय प्रतिबंध। कहता है अगर किसी देश या प्रदेश में विद्यमान जो संसाधन है, वे संसाधन अगर उस देश या प्रदेश में विद्यमान जनसंख्या का भार नहीं उठा पाते हैं, फिर से सुनने, किसी देश या प्रदेश में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन है, अगर उस देश या प्रदेश की जनसंख्या का भार नहीं उठा पाते हैं, तो वहां भूखमरी, दरिद्रता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण वहां के लोगों का जीवन स्तर गिर जाएगा, उनका रहन सहन गिर जाएगा और बीमारियां और महामारियों में वृद्धि हो जाएगी और मृत्यु दर में बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण जनसंख्या कम हो जाएगी। अर्थात राष्ट्र के सामने एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है, कहीं राष्ट्र में जनसंख्या की कमी ना आ जाए। किसके कारण है? प्रकृति और मानवीय प्रतिबंध में समझाया है। कहता है किसी देश या प्रदेश में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन है, अगर वो प्राकृतिक संसाधन उस देश या प्रदेश की जनसंख्या का भार नहीं उठा पाते हैं, तो उस देश में दरिद्रता, भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, लोगों का जीवन स्तर, रहन सहन गिर जाएगा, विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी और मृत्यु दर में बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण जनसंख्या कम हो जाएगी। अर्थात राष्ट्र के सामने जनसंख्या कम होने का खतरा बना रहता है। अगला है वितरण संकेंद्रण। पढ़ क्या रहे हम? जनसंख्या समस्या पढ़ रहे हैं बेटा। वितरण संकेंद्रण हमने पढ़ा था विश्व जनसंख्या वितरण में अधिकांश क्षेत्र इस तरह के हैं जहां विश्व की कम जनसंख्या निवास करती है, अर्थात 90% भूभाग इस तरह के जहां 10% जनसंख्या निवास करती है और 10% भूभाग इस तरह के जहां 90% जनसंख्या निवास करती है। इस तरह की बातें हमने पढ़ी थी। अर्थात जिन क्षेत्रों में भूमि कम और जनसंख्या अधिक पाई जाती है, वहां जीवन स्तर गिर जाता है। भारत की बात करते हैं हम, तो भारत में संपूर्ण विश्व की 2.42% भूमि पाई जाती है। भूमि कितनी है भारत में? 2.4% संपूर्ण विश्व की। और जनसंख्या कितनी है? 17.5%। किसकी बात कर रहे हैं हम? भारत की बात कर रहे हैं। कहता है अगर किसी राष्ट्र में भूमि कम है और जनसंख्या अधिक है, तो वहां दरिद्रता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और जीवन स्तर गिर जाएगा। ये भी अपने आप में क्या है? समस्या है। कौन सी समस्या? वितरण संकेंद्रण हमने पढ़ लिया। उसके बाद में पांचवा जो है वह बिना बसे हुए क्षेत्रों में निराशा। बिना बसे हुए क्षेत्र हैं उनमें निराशा। कहता विश्व में आज भी लगभग 70% भूभाग इस तरह के हैं जहां विश्व में इस तरह के हैं जहां भविष्य में किसी प्रकार की जनसंख्या के विकास होने की कोई संभावना ही नहीं, अर्थात निर्जन क्षेत्र हैं। ये थी जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं। अब अपन पढ़ेंगे जनसंख्या
समस्याओं का समाधान। क्या पढ़ेंगे? समाधान। ध्यान दे भाई, जनसंख्या समस्या के समाधान पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। पहला समाधान है कहता प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। किसी क्षेत्र, देश या प्रदेश में विद्यमान प्राकृतिक जो संसाधन है उनका अनुकूलतम उपयोग करें, अर्थात उनको दुरुपयोग ना करें। संसाधनों को मितव्ययतापूर्ण, विवेकपूर्ण, विनाश रहित उपयोग करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचा करके रखें। तभी जनसंख्या समस्या का समाधान हो सकता है, अन्यथा नहीं। अर्थात विकास सतत पोषणीयता की विचारधारा से प्रेरित होकर होना चाहिए। यूं कहें, प्राकृतिक जो संसाधन है उनका अनुकूलतम उपयोग करें, तभी जनसंख्या समस्या से समाधान मिल सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरा, आर्थिक उत्पादन में वृद्धि, अर्थात आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करने से लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने से उनकी आय, और आय अधिक होने से उनका जीवन स्तर ऊंचे होगा, तभी जनसंख्या समस्या से समाधान पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। अर्थात कैसे? आर्थिक उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले, उनकी आय बढ़े, उनका जीवन स्तर ठीक हो और जनसंख्या एक समस्या न बने। तीसरा है संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर रोक, ठीक है ना। वर्तमान युग में संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, तो समस्या क्या उत्पन्न होगी? आगामी भावी पीढ़ी के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके लिए संसाधनों को मितव्ययतापूर्ण, विवेकपूर्ण, विनाश रहित उपयोग करें, इसके साथ साथ विकल्पों की खोज करें। अर्थात कुछ एक संसाधन इस तरह के हैं जिनके स्थान पर विकल्प तलाश लें ताकि वो संसाधन बचे रहें। जैसे तांबे को बचाने के लिए हमने एल्यूमिनियम का प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो कहता प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर रोक लगाई जाए और शिक्षा और तकनीकी का प्रसार। पढ़ क्या रहे हैं हम? जनसंख्या समस्या के समाधान। कहता लोगों को शिक्षित किया जाएगा, तकनीकी विकास होगा, तभी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो पाएगा, अन्यथा नहीं। और कृषि उत्पादन में वृद्धि। कहता माना कि जनसंख्या है एक समस्या, लेकिन कृषि उत्पादन में अगर वृद्धि की जाएगी तो जनसंख्या समस्या नहीं होगी। दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र इस तरह के हैं जिनमें हमारे भारत से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, लेकिन वहां जनसंख्या अपने आप में समस्या नहीं है क्योंकि वहां उत्पादन अधिक होता है। इसलिए कहा है कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाए ताकि जनसंख्या समस्या की स्थिति उत्पन्न हो। और सागरीय संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। स्थलीय संसाधनों का ही उपयोग ना करें, अपितु तो सागरीय संसाधनों का भी उपयोग करें। महासागरों में बहुमूल्य हीरे, मोती, जवाहरात, रत्न, सीपे इत्यादि पाए जाते हैं, उनका उपयोग भी करें। और अल्प बसे हुए क्षेत्रों में जनसंख्या का स्थानांतरण। इस तरह के जो क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का स्थानांतरण किया जाए। कहां से? वहां से जहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, उधर से। अर्थात एक क्षेत्र है जहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, एक ऐसा है जहां जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है, तो यहाँ से यहाँ जनसंख्या को स्थानांतरित किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ तो समस्या नहीं होगी और यहाँ संसाधनों का दोहन हो जाएगा, ठीक है ना। जनसंख्या समस्या के समाधान पढ़ रहे हैं हम। अगला कार्य है विवाह की आयु में वृद्धि। कहता विवाह की आयु में वृद्धि कर देने से जनन काल कम प्राप्त होगा, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी, ठीक है ना। और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा। परिवार नियोजन कार्यक्रम कौन से होते हैं बेटा? जो परिवार को नियोजित रखने वाले कार्यक्रम, यूं कहें जो परिवार को नियोजित रखते हैं वो कार्यक्रम, ठीक है ना। नसबंदी है, कोऑपरेटिव है, वगैरह वगैरह। कहता उन कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि जनसंख्या न बढ़े। ये थे जनसंख्या समस्या के समाधान, ठीक है। आज बस इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा? जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारकों के बारे में पढ़ा, विश्व स्तरीय और भारत स्तरीय विकासशील देशों के बारे में, और जनसंख्या समस्या के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ जनसंख्या समस्या के समाधान के बारे में पढ़ा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।